नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, रेलवे को लेकर टारगेट कर रहे हैं मेरे भाई हम। तो आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े, उनको बहुत बेहतर तरीके से हमने तैयार किया, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक है, यानी कि जो भी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आज का धारा व नाव, यानी कि नाव व धारा कह सकते हैं, यानी कि बोट एंड स्टीम। आज का जो टॉपिक है वो है मेरे भाई, वो है जी बोट एंड स्टीम, नाव व धारा, नाव व धारा। ठीक है, इसको समझें। इसमें तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? शुरुआत में तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले ये कि यहाँ पर जैसे हम ये वाली यूनिट स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम तीन चैप्टरों को एक साथ पढ़ते हैं। धारा नाव हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे जी प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। ठीक है, रेलगाड़ी वाला टॉपिक यहीं पर पढ़ेंगे हम इसके बाद। और फिर पढ़ेंगे जी टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस करने के बाद हम जो पढ़ेंगे वो रेस टॉपिक पढ़ेंगे। एक और टॉपिक पढ़ेंगे जी रेस। यानी कि ये वाले यूनिट में ये चार चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें हम एक टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, चाहे सिलेबस में ये चैप्टर दिए हों या नहीं दिए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे हम एसएससी जीडी की बात करें, अगर इनमें से कोई भी आपको सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ तो ये आपको चारों टॉपिक पढ़ने ही होते हैं। उसका रीजन ये है कि ये सभी एक दूसरे से, ठीक है, रिलेशन है इनका, एक दूसरे से रिलेशन है। यानी कि अगर हम कहें भी टाइम एंड डिस्टेंस दिया, अगर यहाँ से आपको सवाल मिल जाए, यानी कि यहाँ से आपको सवाल मिल जाए, तो आप एग्जामिनर पर नहीं उंगली उठा सकते। ठीक है, चाहे वो, मानी इस कैटेगरी में ये सारे टॉपिक्स आते हैं कुल मिलाकर। ये चाहे इससे आ जाए, चाहे इससे आ जाए, चाहे इससे, चाहे इससे, कुछ भी सवाल दिया हो, हम स्पेशली ये एक ही यूनिट में होते हैं। चाहे टॉपिक वो अलग अलग दे दे, वो बात रही अलग, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आप ये टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो इसमें रेलगाड़ी के सवाल भी मिलेंगे, धारा और नाव के सवाल भी मिलेंगे, और रेस के भी सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मिक्स होता है यहाँ पर। तो इस वजह से सभी टॉपिक्स हमको करने होते हैं। कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि बेसिक बातें कौन से, जो तीन फॉर्मूले हैं, यानी कि चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय। यानी कि हम क्या करेंगे भाई, ये सभी को पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, वो होता है जी दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या जी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, एक तो ये हो गया, और यहीं से छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो 8th क्लास में आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कुछ कि जो बहुत बड़ी बात है। तो हम अगर यहाँ से डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे जी, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से कर लेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है जी वो हमारा चाल गुणा समय, ये हो जाएगा दूरी। अब यहाँ से एक और छोटी सी बात करें, अगर हम यहाँ से समय की बात करें, यानी कि टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यानी कि दूरी बटे चाल, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो छोटी छोटी बातें ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, जहाँ तक ये सबको पता भी हो। अब चाल जो भी दो तरीके होते हैं पैमाने, चाल को मापने के तो अलग अलग पैमाने होते हैं, पर कहीं कहीं आपको मिलेगा किलोमीटर प्रति आवर में, कहीं कहीं मिलेगा आपको मीटर पर सेकंड में। अगर मैं आपके सामने एक बात रखूं कि भी ये है जी चाल, चाल है जी किसमें जी, किलोमीटर प्रति आवर में। तो किलोमीटर प्रति आवर में अगर मैं ये कहूँ कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं जी, वो 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड। बस सुन में आ गई होगी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट, और मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट किसके, 7 सेकंड के बराबर होगा। अगर मैं ये कहूँ 2 जीरो से 1 कट गया, अगर 2 से काटते हैं 5 और 2 से काटते हैं ये 3, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड निकल कर आया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ से जो हमने ये वाली जो किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हुआ जी, मीटर पर, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसी बात को मैं ये कहूँ कि मैंने अभी आपको बताया स्पीड बराबर क्या हुआ, यानी कि अगर किलोमीटर प्रति आवर है, मैंने लिखा था ऊपर किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये किसके बराबर आया जी, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर आया। इस बात को हम कह सकते हैं। यानी कि अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर में दी हुई है
चाल अगर किलोमीटर प्रति आवर में दी हुई है, अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, इसी बात को अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भी मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, ये 18/5 में नीचे लेके गया किलोमीटर प्रति आवर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति आवर में बदलना तो 18/5 से गुणा कर लेंगे। ये छोटी सी बात है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता दी कि मैंने बहुत बड़ी बात बता दी आपके सामने। ठीक है, और सारी चीज़ें जो ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और हम स्टार्ट करते हैं जी इसको धारा और नाव के टॉपिक को। ठीक है, हमें इसमें 3 कंडीशन पढ़नी होती है, जो कंडीशन की आवश्यकता होगी जैसे बीच में सवाल आएंगे तो नोट करके साइड में उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं जी बोट एंड स्टे। ठीक है, टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर 3 कंडीशन मिलेगी। अब धारा की बात चल रही है और नाव की बात चल रही है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी भी शांत जल होगा, यानी कि ठहरा हुआ पानी होगा। ठीक है, शांत जल। अगर मैं कहूँ शांत जल है यानी कि ठहरा हुआ पानी है, उसमें कोई नाव खड़ी है, ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये ठहरा हुआ पानी है, यानी कि इसमें बहाव की गति नहीं है। ये समझो कि एक झील है, उसमें ये पानी ठहरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें हमने बना दी जी एक नाव, ये मान के चलो कि ये एक बोट है, इसके अंतर्गत हमने बोट बना दी। ठीक, अब ठहरे हुए पानी में अगर मैं कहूँ शांत जल में, अगर मैं कहूँ धारा की गति की बात करते हैं, यानी कि धारा की गति, जब ठहरा हुआ पानी है तो पानी के बहाव की गति तो कोई होगी ही नहीं। ठीक है, या बोल सकते हैं धारा की गति, या बोल सकते हैं जी बहाव की गति। ये हम कह सकते हैं जो पानी बहता हो उसकी स्वयं की जो स्पीड होती है, यानी कि किस गति से चलता। तो जब ठहरा हुआ पानी है तो हम कह सकते हैं उसकी चाल जो होगी 0 किलोमीटर प्रति आवर होगी। ये कह सकते हैं भाई पानी ठहरा हुआ है तो उसमें पानी की स्पीड तो है ही नहीं, यानी कि पानी ठहरा हुआ। नाव की कुछ हो सकती है, यानी कि नाव की कुछ हो सकती है, यानी कि नाव की हम स्पीड लेके चलें तो ये मान के चलते हैं जी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमने लिखा जी नाव की गति, ये आया जी निकल कर कितना जी x किलोमीटर प्रति आवर, ये हमने माना, यहाँ पर हम मान के चले। अब कहानी यहाँ से थोड़ी सी स्टार्ट होती है। अब 2 कंडीशन आपको समझनी होंगी। पहली कंडीशन है, दूसरी बात यह है, दूसरी बात आपको ये समझनी है, यदि नाव नाव जो है हमारी वो धारा की दिशा में चले, धारा की दिशा में चले, धारा की दिशा में चले, ऐसी कंडीशन, यानी कि यदि नाव जब धारा की दिशा में चले, यानी कि जिस दिशा में पानी बह रहा उसी दिशा में नाव चले। मैं ये बनाता हूं भाई, ये पानी है, इस तरीके से आप समझें। ठीक, ये है, तो आपके सामने ये कहूँ कि मैं ऐसा कहता हूँ भाई इधर की साइड पानी का बहाव है, ये क्या जी, ये जो है पानी का बहाव। ठीक है, पानी जो इस साइड बह रहा, हम ये कह सकते हैं पानी इस साइड बह रहा। ठीक है, इस बीच में यहाँ पर एक नाव भी है, यानी कि ये नाव है, और नाव भी इसी दिशा में बह रही है, यानी कि नाव की दिशा भी यही है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी फिर, धारा की दिशा में नाव की गति, धारा की दिशा में जी नाव की गति, यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति हो जाएगी। भाई पानी तो बह ही रहा है और नाव भी बह रही है, यानी कि जो पानी की स्पीड है नाव को थोड़ा सा और तेज स्पीड से बहा देगी। यानी कि ऐसे समझिए एग्जाम्पल व्यवहारिक, अगर हम साइकिल चलाते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो यदि हम जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में साइकिल चलाते हैं तो हमारी साइकिल थोड़ी आसान चलती है। ठीक है, हमें ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम कह सकते हैं थोड़ा घना हमको हवा भी अपने साथ बहाती है। और अगर दूसरी बात अगर हम कहें जिस दिशा में हवा बह रही है उसके विपरीत दिशा में साइकिल चलाएं तो हमको काफ़ी मेहनत करनी होती है। इसका रीज़न क्या, कि हम पर जो वो हवा प्रेशर डालती है जिससे कि हम थोड़ा रोकें। तो जितनी स्पीड हमारी कम होगी, हमें लगता है कि पूरी जान लगा दी फिर भी साइकिल तेज नहीं चल पाती, उसका रीजन ये है कि हवा की गति भी है, हवा की गति ने आपको थोड़ा घना रोक दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक ही दिशा में चलेंगे तो हमारी तो स्पीड रहेगी रहेगी, साथ के साथ हवा की गति भी और जुड़ जाती है, तो इस वजह से साइकिल की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर जिस दिशा में नाव बह रही है उसी दिशा में पानी बह रहा, तो भाई जो ये हमारी नाव है वो थोड़ा तेज स्पीड से चलने स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि पानी के बहाव की गति भी इसके साथ जुड़ गई, यानी कि इसके दिशा में चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति आवर। बात सुन भाई,
यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, यहीं पर मैं कहूँगी इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर है और जो पानी जो बह रहा है उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी दिशा में चलेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति आवर नाव की चाल हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं। बात सुन भाई ना। अब एक और बात यहाँ पर समझिए, तीसरी बात क्या है जी? तीसरी बात यह है कि यदि नाव धारा के विपरीत चल रही हो, यहाँ पर लिखते हैं जी, यदि नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चल रही हो, चल रही हो, ये वाली कंडीशन, इसमें क्या करेंगे जी? यहाँ पर हमने इस तरीके से, ये मान के चलिए पानी है, ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें एक हम ये मान के चलो कि बहाव की गति कितना जी? बहाव तो इधर साइड है, पानी इधर की साइड बह रहा, पानी इधर की साइड बह रहा, तो इसमें एक नाव हमने रखी, यानी कि हमने यहाँ पर एक नाव रखी। नाव क्या सी ये रही, नाव किस दिशा में बह रही है? अब की बार इस दिशा में, पहले दिशा किधर थी? इधर की साइड, अब की नाव इधर, जबकि बहाव कितना उधर। जब बहाव इधर की साइड है तो इस पर थोड़ा घना अवरोध उत्पन्न करेगी, यानी कि इसको, नाव को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करेगी। तो रोकने का प्रयास किस गति से करेगी? जिस गति से बहाव जो है चल रहा, उतनी ही गति से उसकी स्पीड को कम कर देगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, यानी कि नाव की गति है 10 किलोमीटर प्रति आवर और पानी बह रहा 2 किलोमीटर प्रति आवर, तो नाव इधर को चल रही है, तो नाव की गति कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति आवर नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसने 2 किलोमीटर प्रति आवर अपनी स्पीड उसको रोकने में लगा दी बहाव ने। तो नाव की गति कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, क्योंकि पानी उधर को बह रहा, नाव इधर को आ रही है। तो भाई जितनी स्पीड से पानी बह रहा वो तो इसकी स्पीड को उतना ही कम कर देगी ना, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर हुआ। तो हम कह सकते हैं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, ये कितना निकल कर आएगा जी? ये हो जाएगा x माइनस का y किलोमीटर प्रति आवर। इतनी बात सुन पाई ना? ठीक है, ये रही कुछ छोटी छोटी बात, यानी कि अगर ठहरे हुए पानी में तो वहां पर धारा का जो प्रभाव है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम धारा की दिशा में चलें तो नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर और x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर, ये निकल कर आए। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या जी? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे छोटी मोटी बातें एक आध, जैसे यहाँ पर समझो। मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने क्या लिखा जी? ये हो गया धारा के अनुदेश, धारा के अनुदेश, अनुदेश चाल, ठीक है। अनुकूल चाल भी बोल देते हैं, प्रतिकूल चाल भी बोल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अनुकूल बोल देता हूँ, अनुकूल, ठीक है। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल। जब धारा के विपरीत चाल हम कहेंगे, ये हो जाएगा प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है जी? x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है, ध्यान से समझो। और ये हो गया जी x माइनस वाई। मैं अपने ये मान के चलो धारा की चाल जो वो 20 किलोमीटर प्रति आवर है धारा की दिशा में, एक एग्जाम्पल समझे। और विपरीत चाल कितनी है जी? 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपको बताना शांत जल में नाव की चाल, आपके सामने मैं ये कहूँ शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल कितनी होती है? x किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि x की वैल्यू आपको बतानी है। और मैं आपके सामने कहूँगी धारा की चाल, यानी कि धारा, धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल मैं ये लिखे देता हूँ। तो हमें बताना y किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये y की वैल्यू बताइए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँ तो सीधा सीधा आपके दिमाग में आएगी भी, दोनों समीकरणों को जोड़ दिए और दोनों को एक बार घटा दिए, इस तरीके से आप कहोगे कि ये दोनों इक्वेशन है। जब दोनों इक्वेशन है तो आप घटा दें, तो y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और बराबर कितना आएगा? 32। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 16, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी? वो निकल कर आई शांत जल में नाव की चाल। और दूसरी धारा की चाल करेंगे तो ये जो x बराबर इतना, हम कह सकते हैं पोटेन फर्स्ट, यानी कि दो समीकरण ये जो हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। तो x की जगह हो जाएगा 16 प्लस y और बराबर कितना आया जी? 20। तो या y की वैल्यू कितना आया? 4 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात हमें जो समझनी है, हमें ये बात समझनी है, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। भाई हमें पता है कि अनुदिश चाल जो है वो कितनी दी हुई है? वो 20 किलोमीटर प्रति आवर दी हुई है। और प्रतिकूल चाल जो है, यानी कि धारा के विपरीत चाल है, वो है जी 12 किलोमीटर प्रति। जब भी आपको अनुदिश और विपरीत चाल दी हो,
जब भी आपको अनुदिश और विपरीत चाल दी हो तो आप क्या करेंगे, जोड़कर आधा करेंगे। यदि मैं यहाँ पर एग्जांपल समझो, अगर मैं ये कहूँ x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ये दिया हुआ, यहाँ से हमें x की वैल्यू करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो 2x बटे 2 बचेगा, यानी कि x किलोमीटर प्रति आवर बचेगा। अगर दोनों का योग जब भी आपको योग और अंतर दिया उस कंडीशन में बड़ी संख्या जो निकालेंगे हम जोड़कर आधा। मैं कह सकता हूँ, अगर हम कहें यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल लेंगे वो हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों को जोड़िए, 20 और 12 32 और बटे 2 यानी कि 16 किलोमीटर आवर आप लगा सकते हो। 16 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड निकल कर आएगी। इसी बात को मैं कह सकता हूँ, वो पूछे भी धारा की चाल बताएं, यानी कि बहाव की गति बताएं, बहाव की गति, तो आप घटाइए, 20 में से 12 जाएगा 8 और बटे 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। यानी कि जब भी आपको धारा की दिशा में चाल दी गई हो, धारा के अनु दिशा में चाल दी गई हो और धारा के विपरीत चाल दी हो, तो सांचल में हम क्या करेंगे, वो जोड़कर आधा करेंगे। ये कुछ नहीं है, वो यहीं से ये चीजें आई हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है तो 20 प्लस 12 करेंगे, 16 हो जाएगा, बटे ये करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से, तो 16 निकल कर, हम क्यों ना 20 और 12 32 और बटे 2 डायरेक्ट कर ले। इसी तरीके से 20 में से 12 घटाएंगे, यानी कि जैसे भी हम करेंगे 20 में 8 बटे 2 करेंगे, यहाँ पर ये घटाया 4 ही बचा। ठीक है, तो ये इस वाले को ना करके हम यहाँ पर चले जाएंगे। दो संख्याओं का योग अंतर जब भी दिया हो तो बड़ी संख्या जोड़कर आधा और छोटी संख्या घटाकर आधा करते हैं। ठीक है, ये बात मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं जी क्वेश्चनों पर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज के। ठीक है, कुछ बातें आएंगी तो वो यहाँ पर हम बीच में उन बातों को सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि बीच में सवालों में पूछी जाएगी, एवरेज स्पीड की बात की जाएगी, या मैं बता देता हूँ, चलो साथ के साथ बता देता हूँ इस बात को और मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। एक बात आती है एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की, ये मैं और थोड़ी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि एवरेज स्पीड के ऊपर कुछ सवाल आएंगे यहाँ पर, तो वो भी करने होंगे। यानी कि औसत चाल, जो औसत चाल जो होता हमारा वो किसके बराबर होता, पहले बात ये समझ, वो होता जी कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के हम कर देंगे यहाँ पर। अब वो दूरी कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, या टुकड़ों में दे दे, या आपको एक साथ दे दे, या अलग अलग कितनी भी भाग करके दे दे, यानी कि दूरी होगी, यानी कि टोटल हम जोड़ लेंगे जितना भी आएगा, अलग अलग पार्टों में जो भी है वो समय भी निकाल लेंगे। यानी कि कुल दूरी ये मान के चलिए कि दूरी जो है वो d1 प्लस d2 और प्लस d3, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में आपको दे सकता, यानी कि वो कितनी भी दूरियां दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा t1 प्लस t2 और प्लस का t3, यानी कि कुछ भी आपको मिल सकता है tn तक, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी समझ लिए, यानी कि सवाल आ जाएगा कि यानी कि उसने 20 किलोमीटर इतने की चाल से चला, 30 किलोमीटर उतने की चाल से चला, 40 किलोमीटर इतने की चाल से चला, तो उस कंडीशन में आप समय निकाल लोगे। अब बात आती है कि भाई यदि डिस्टेंस इक्वल है, दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी समझनी है, ध्यान से समझो कि भाई दो पॉइंट अगर मैं बनाऊं आपके सामने कि दो पॉइंट है, यहाँ पर समझो कि भाई ये दो पॉइंट है ए और बी, मैं कहता हूँ कि ए और बी जो है, ए और बी ये दो स्थान है, ए से बी अगर जाते हैं किसी चाल से और बी से ए वापस आते हैं किसी दूसरी चाल से, यानी कि मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी कुछ होगी, यानी कि बीच की दूरी समान है, ये कह सकते हैं। यदि हम इधर से उधर जाते हैं, यानी कि जब हम ए टू बी जाते हैं, ए से बी, तो यहाँ पर जो स्पीड जो थी, यहाँ पर जो स्पीड थी वो ये मान के चलते हैं वो x किलोमीटर प्रति आवर थी। जब हम B2 से A वापस आते हैं, B से A वापस आते हैं, तब यहाँ पर जो स्पीड थी जी वो थी y किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसमें पूछा आपसे कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर आपको बताना, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ जिससे कि आप इसको डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एवरेज स्पीड का मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, एवरेज स्पीड का क्या बताया, कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि कुल दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो, यानी कि गए भी डी और आए भी दूरी, यानी कि ए से बी गए, यानी कि ए टू बी गए, और बी से ए पर वापस आए, यानी कि तब भी ए बी चले और आते और जाते में दोनों कंडीशन में ए बी चला, यानी कि जब गए वो ए बी दूरी चले ए टू बी और वापस आए बी से ए, तो बी ए हो जाएगा, यानी कि दोनों ये बराबर हो, या तो हम ए से बी जाए या बी से ए आए, दोनों कंडीशन। अब बात आती है समय की, समय कैसे निकालें,
भाई मैंने आपको बताया था समय किसके बराबर होता, समय बराबर होता दूरी बटे चाल। मैंने आपको बताया था समय बराबर होता दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन किसके करेंगे जी, हम स्पीड की करेंगे। भाई समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। तो भाई जाने में भी समय लगा होगा, यानी कि ए टू बी जाने में उसे t1 समय लगा और वापस आने में उसे t2 समय लगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। सब समय t1 t2 लगा, तो भाई समय कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझो ये हो जाएगा ए बी और प्लस का बी, यानी कि मैं इस बात को ये भी कह सकता हूँ ए बी बराबर बी ए के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए बी और बी ए के, तो मैं इस बात को यहाँ पर 2ab लिख सकता हूँ। ठीक है, 2ab मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, 2ab। अब क्या जी, समय की बात आती है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी ए बी, और किस चाल से गए जी, चाल जो गए वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। वापस कितनी दूरी आई, बी है। वापस में जी बी से हम ए पर आए, वापस किस आए जी, बी से ए पर आए, किस चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये हो गया y। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना इधर जो बचा वो तो 2ab बचा, और यहाँ से ये ए बी हमने कॉमन लिया। जब ए बी हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 1/x और प्लस का 1/y। 1/x और प्लस का 1/y, यानी कि ए बी से ए बी कट गया। इतनी बात सुन भाई। जब ए बी से ए बी कटा तो इधर देखें आप, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 अपॉन, यानी कि एल्शियम लेंगे y प्लस एक्स, और कितना आया जी नीचे एक्स वाई निकल कर आया, ये एक्स वाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2y अपॉन एक्स प्लस वाई के निकल कर। तो बस आपको यही बात याद रखनी है, यानी कि जब डिस्टेंस इक्वल हो, यानी कि आने और जाने में चली गई दूरियां समान हो, यानी कि गए उस चाल से, यानी कि तो ऐसी कंडीशन में, इस वाले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसी कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कितना जी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के, अपॉन एक्स प्लस वाई के। आप ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड ये निकल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, अगर मैं कहूँ 2 पॉइंट थे, एग्जाम्पल समझिए, 2 पॉइंट थे, मैंने कहा भी 2 पॉइंट थे, यानी कि वो ए से बी जो गया, मैं कहता हूँ यहाँ पर जो था वो था जी, ये मान के चलते कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर जो चाल जो थी मैं कहता हूँ 20 किलोमीटर प्रति आवर थी, और वापसी में जो आया वो किससे जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। तो आपको ये झमेले में नहीं पड़ना कि आपको भाई कुल दूरी बटे कुल समय करें, हमें पता है कि भाई बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जब बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के, यानी कि 2 गुणा एक्स की जगह हमने क्या रखा जी, वो 20, और वाई की जगह 30। तो ये कितना आएगा, 20 और 30 50 निकल कर, 0 से 0 और 5 से 4 करेंगे, 4 दूनी 8 या 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आ जाएगी, वो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। जब ऐसी कंडीशन आए आपके सामने तो आप डायरेक्ट लगाओ कि एवरेज स्पीड बराबर किसके जी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के। अगर ये वाले टुकड़ों में अगर दूरियां दी हों, अलग अलग टुकड़ों में आपको दूरियां दी हों, तो उस कंडीशन में आप सॉल्व करना। ठीक है, बस में आगे होगी। इसके एग्जाम्पल की कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, या बता देता हूँ। ठीक है, कोई देख लेते हैं। ठीक है, आसान सा एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझे, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि भाई पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, ऐसे ही समझो। मैं लिख रहा हूँ, यानी कि दूरियां जो होती है, ये मान के चलो कि ये करते हैं, उसने 30 किलोमीटर जो वो चल रहा है, वो चल रहा है जी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई 60 किलोमीटर जो चला, वो 60 किलोमीटर जो चला वो चला जी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और मैं कहता हूँ फिर 6×3 = 90 हो गया, 12×2 = 30 और 12×5 = 60, 6 और 3 9। अब हम कर लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, यानी कि कुछ चलो पॉइंटों में ले लेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो है वो कर लेते हैं 90 किलोमीटर। 90 जो किलोमीटर है, वो 90 किलोमीटर किस चाल से चला जी, वो चला 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसने कहा कि भाई जो 30 किलोमीटर है वो चलता जी कितने की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 60 किलोमीटर चलता 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी कि यहाँ पर जो है ये किलोमीटर है, किलोमीटर में सब इधर, यानी कि वो चल रहा 60 किलोमीटर किस चाल से जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 90 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा। तब आपसे पूछी जाएगी तब एवरेज स्पीड बताइए। वो टुकड़ों में कैसे भी दे सकता एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको बताया था भी क्या होता, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, मैंने ये बताया आपको। अब कुल दूरी कितनी निकल कर आएगी जी, कुल दूरी यहाँ पर देखिए भाई, टोटल दूरियां कितनी है, ये पहले 30 किलोमीटर चला, वो 30 किलोमीटर, फिर चला कितना जी, फिर चला 60 किलोमीटर, और फिर कितना चला, वो चला जी 90 किलोमीटर। तो कुल दूरी ये है। अब समय कैसे निकालेंगे भाई, समय करेंगे, यानी कि समय बराबर 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, मैंने बताया समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी बटे चाल। ये
हमें समय बराबर हमें पता भी दूरी बटे चाल के होता है, यानी कि दूरी कितनी है जी 30 किलोमीटर, किस चाल से 15 की चाल से। फिर कितना जी 60 किलोमीटर वो 12 की स्पीड से, और है जी 90 किलोमीटर वो 45 की चाल से। अब सभी को जोड़ लिए, सभी को जोड़िए क्या जी, ये हो जाएगा 6 3 9 90 और 180 किलोमीटर निकल कर आया। और नीचे समय कितना आया जी 12, 15 दूनी 30, 2 घंटे यहाँ लिए, 12 पंजे 60, 5 घंटे या 45 दूनी 90, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 9 घंटे का समय लिया। तो 9 से काटेंगे 20, 9 दूनी 18, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो एवरेज स्पीड निकल कर आई। तो ये था, ठीक है। इस टाइप से वो सवाल मिलेगा देखने को। क्या अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ ले, एवरेज स्पीड दे दे, बीच में से कोई समय पूछ ले या कोई सा पार्ट पूछ ले डिस्टेंस का, वो उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर। अब आते हैं जी सवालों के ऊपर। देखिए जी यहाँ पर सवाल आइए, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस में है, जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, ध्यान से समझें। शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो इक्वल ही है, यानी कि वो जा रहा भी कितना जी 50 किलोमीटर है और आ रहा भी 50 किलोमीटर है। यानी कि वो पूछ रहा समय जो लग रहा वो समय दुगना लग रहा। समय कितना लग रहा जी, वो 2 गुना समय लग रहा, समय दुगना समय लग रहा। अब ऐसे समझो, एक तो होगा अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल जाएं, और हो गया एक विपरीत, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम है, तो हम कह सकते हैं समय कितना लगा जी, वो दुगना लगा। विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जा रहा है, धारा की दिशा में चलने में जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, यानी कि अनुकूल जाने में एक समय और विपरीत जाने में कितना लगा जी, दुगना समय लगा। इस बात को कह सकते हैं। दूसरी बात, तो समय हम कह सकते हैं भी स्पीड कितनी निकल कर आएगी। फिर अगर मैं कहूँ स्पीड की बात, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2:1। यहाँ तक कितनी बात सुन में आई ना। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है कि चाल बराबर जो होता है वो होता है जी दूरी बटे समय। चाल बराबर जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है जी, दूरी बटे समय। तो हम कह सकते हैं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम फिजिक्स में ऐसे ही तो करते थे भाई, स्पीड समानुपाती है किसके जी, डिस्टेंस के। डिस्टेंस के इस तरीके से, जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ते होगे, और मैं स्पीड समानुपाती है किसके जी, टाइम के। इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करते थे। फिर एस समानुपाती हो जाता डिस्टेंस अपॉन टाइम के, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाते थे, कोई नियतांक लेते थे, डी अपॉन टी, इस तरीके से ही तो हम करते थे, ठीक है। जब आप 9वीं 10वीं में साइंस पढ़े होगे, जब फिजिक्स पढ़ रहे होगे, इस तरीके से। यानी कि जो हमारी स्पीड है वो डिस्टेंस के समानुपाती होगी, और जो जो स्पीड है वो टाइम के उल्टा होगा। यानी कि अगर हम जितनी तेज स्पीड से चलेंगे हमें उतना ही कम समय लगेगा पहुंचने में, अगर हम धीमे धीमा चलेंगे तो हमको समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि स्पीड और समय एक दूसरे के उल्टे हुए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भाई टाइम का अनुपात कितना, 1:2। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर मैं कहोगे 2:1 कैसे किया, भाई हमें पता कि स्पीड जो है वो किसके बराबर है, 1/टाइम के बराबर है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 1/1 अनुपात 1/2। जब इसको हल करेंगे जब भी 2:1 ही निकल कर आएगा, ठीक है। यानी कि ये इधर आ जाएगा 2 और 2:1, ये मैंने ऐसे किया। 1/1 करेंगे, अनुपात 1/2 करेंगे, चलो ऐसे करते हैं, तो 2:1 ही निकल कर आए, क्योंकि जो एलसीएम आएगा उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2:1 निकल कर आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, क्या बात बताया था, मैंने आपको समझाया था। इसमें दे रखी है क्या जी, शांत जल में चाल दे रखी है, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल दे रखी है। शांत जल में जो नाव की जो चाल है, यानी कि शांत जल में जो नाव की स्पीड है वो कितनी दे रखी है जी, 3 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है जी अनुदिश चाल और विपरीत चाल। जब अनुदिश और विपरीत चाल आपको दी हो तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को जोड़ो और आधा करो। मैंने अभी बताया था, याद करो, मैंने अभी बताया था कि अगर अनुदिश चाल 20 बताई थी, विपरीत चाल 12 बताए थे। मैंने कहा शांत जल की नाव चलो, शांत जल में नाव की चाल, मैंने क्या करा था, दोनों को जोड़ा था, 32/2, तो 16 नाव आया था। तो हमारे अकॉर्डिंग 2 और 1 3, 3 का आधा हम कर देंगे ये शांत जल में। जबकि नाव की चाल कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है सवाल में 3 किलोमीटर प्रति आवर। इतनी बात समझ। तो अगर आप धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल, अब ध्यान से समझो धारा की चाल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से समझिए, अब हम कह सकते हैं 3 से तो 3 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी जी, 2 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई, कोई समस्या थोड़ी। अब वो कह रहा भाई वो धारा की चाल हमें बतानी है, धारा की। तो धारा की चाल हम कैसे निकालेंगे, घटाकर आधा।
यानी कि 2 में से 1 जाएगा, यानी कि 1/2 की वैल्यू निकालनी। 1 = 2 तो 1/2 भाग बराबर इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर निकल। ये बात सुन में आई ना? यानी कि इसको ऐसा समझो, यदि मैं कहूँ कि 5 पेन किसके जी, 5 पेन जो हैं वो 100 रुपए के, तो एक पेन कितने का हो जाएगा, हम कह देंगे कितने का जी, 5 दूनी 10, 20 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 2 पेन बताइए किसके बराबर है, तो 2 पेन यानी कि 20 × 2 यानी कि 40 रुपए के होंगे। बस समझ में आ गई ना? इसी तरीके से 3/2 की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3 से 3 कट गया, 1 की वैल्यू 2 निकल कर आई। हमें निकालनी है 1/2 की वैल्यू, तो 2 × 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि हमारी धारा की जो चाल निकल कर आई वो कितनी आई जी, 1 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर। बस समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का, यह है जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 2, अब सवाल को सबसे पहले पढ़ें और उसके बाद आंसर लगाएं। ठीक है, सवाल पढ़ने में समय लें, आंसर करने में समय ना लें। ठीक है, सवाल को पूरा जरूर पढ़ें, बिना पढ़े सॉल्व नहीं करें। शांत जल में एक नाव की चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो वो कह रहा धारा की चाल बताओ। पहली बात तो ये समझो, वो कह रहा धारा की दिशा में, अगर वो धारा की दिशा में जा रही है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना जी, 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर, वो कितना समय लगा जी, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट उसे समय लगा। ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा में वो करा, धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में वो 28 किलोमीटर जाती है, तो हमें धारा की दिशा में चाल निकालनी है। धारा की दिशा में चाल देगी कितनी निकल कर आई। अब यहाँ पर समझो, ये हो जाएगा 28, ये करते हैं जी हम, ये हो गया 28 बटे 1 घंटे 45 मिनट। मैं कह सकता हूँ 45 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, यानी कि 1 सही 3/4, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7/4 निकल कर आएगा। यानी कि 7/4 हम घंटे ये कर देंगे, 7/4, 7 से कट जाएगा 4 बार और 4 × 4 = 16, यानी कि धारा की दिशा में चाल क्या आएगी, 16 किलोमीटर प्रति आवर। और धारा की दिशा में जब होकर हम चलते हैं तो 16 किलोमीटर प्रति आवर है, जिसमें धारा और नाव दोनों की चाल शामिल है। इसमें यहाँ में क्या जी, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो इसमें नाव की चाल भी शामिल है और जी धारा की चाल भी शामिल है। इसका मतलब ये नाव और धारा दोनों की चाल शामिल, जबकि वो करा शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति आवर। 14 किलोमीटर प्रति आवर क्या जी, इसमें वो नाव की चाल है। तो धारा की चाल कितनी बची, 2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी, वो धारा की चाल निकल। बस सुन पाई ना? ठीक, यानी कि धारा जब चल रही है, यानी कि उसने कहा कि भाई 28 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट में तय करती, तो मैं ये भी कह सकता हूँ जब धारा की दिशा में चल रही है नाव, तो मैं कह सकता हूँ धारा की दिशा में चल रही है तो धारा और प्लस नाव की चाल तो ऐड हो जाएगी ना। तो धारा और नाव की चाल कितनी आई जी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई। और जबकि 14 किलोमीटर प्रति घंटे क्या दे रहा कि वो नाव की चाल दे रहा कि ठहरे हुए पानी में। अब वो ठहर बहते हुए पानी में, तो इस वजह से उसकी चाल बढ़ गई। इसका मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल बढ़ गई। जब 2 किलोमीटर किसकी वजह से बढ़ी भाई, उसकी वजह से जो बहाव जो है, बहाव की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे, उस वजह से उसकी चाल 14 की जगह 16 होगी। यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आई जी, वो बहाव की गति आई। तो हम कह सकते हैं ये जो है, ये है जी धारा की गति है। ये क्या जी, वो धारा की गति निकल। यहाँ पर कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ये भी ध्यान से समझो। ठीक है, अब देखिए जी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये है एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ठहरे हुए पानी में इसकी चाल है। वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करता। फिर से धारा की चाल, यानी कि फिर वही कहानी, फिर क्या जी, धारा की दिशा में देख रहा, वो धारा की दिशा में कह रहा 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर कितनी देर में जाता जी, 28 किलोमीटर जाने में लगा समय 2 घंटे 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को हम कर सकते हैं बटे 60, यानी कि 20 दिया, चलो मैं थोड़ा नीचे, यानी कि इसको 20 मिनट को हम कर सकते हैं 2 प्लस, ये हो जाएगा 20/60, घंटे में बदलेंगे 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा 2 + 1/3, यानी कि 7/3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7/3 घंटे, तो समय कितना आया, 7/3, 7 से काटेंगे 4, यानी कि ये कितना आया, 12 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि 12 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो चाल निकल कर आई नाव की, कब जी, धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में नाव बह रही है तो भाई धारा की चाल तो है ही है इसमें शामिल, और प्लस नाव की चाल और शामिल है, इतनी पता, यदि दोनों एक ही दिशा में बह रहे। अब वो क्या कह रहा जी, वो कह रहा
कि मोटर बोल रहा है शांत जल की नाव की चाल दे रखी है। नाव की चाल कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर प्रति आवर। जबकि ठहरे हुए पानी में नाव की चाल है 11 किलोमीटर प्रति आवर। और जब पानी बह रहा है यानी कि पानी के बहाव की गति है, तब उसकी गति हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति आवर। जब उसके बहाव की गति 12 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई चाल। या हम कह सकते हैं 12 में से 11 घटा दो, 1 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई? वो धारा की गति निकल कर आई। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है जी? वो बहाव की गति। 1 किलोमीटर प्रति आवर वो बहाव की गति है। बस सुन भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और सवाल करें क्या? बताएं, एक और सवाल करें, एक और देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। देखें यहाँ पर चीजों को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, यह जी आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल देखिए क्या। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय कर, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता। वर्तमान में नदी के प्रवाह की गति बतानी, यानी कि प्रवाह की गति बतानी, यानी कि धारा की, यानी कि किस गति से पानी बह रहा है वो आपको बताना। अब समझा, यदि वो कह रहा नदी की धारा की दिशा में, अगर हम धारा की दिशा में चलें तो नाव की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि भाई क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 घंटे 15 मिनट में 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर चलता। तो 34 किलोमीटर जो चला वो कितने समय में चला? यहाँ पर समझो 4 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट को हम क्या कर लेंगे? 1/4, यानी कि ये जो 15 मिनट है 15 को हम करेंगे 15/60, यानी कि 1/4। 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17/4 घंटे का समय निकल कर आएगा। 17 दूनी 34, यानी कि ये कितना निकल कर आया जी? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धारा के अनुकूल चाल निकल कर आई। दूसरी बात वो करा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत उसने कहा जी धारा के विपरीत, यदि नाव जो धारा के विपरीत दिशा में चल रही हो तो 3 घंटे 10 मिनट में, यानी कि 3 घंटे 10 मिनट को अगर हम करेंगे तो कर लेंगे भी 10 मिनट को 10/60, यानी कि 1/6 हो जाएगा। 6 18 को 19/3, तो वो कितना कह रहा है? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 घंटे 10 मिनट का मतलब है 18, यानी कि 19/6 घंटे। 19 से 19 कट गया, ये कितना आया जी? 6 किलोमीटर प्रति आवर निकल। मैंने आपको अभी बताया था यदि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दी हो, तो मैंने आपको बताया जब शांत जल में हम नाव की चाल निकालते हैं, शांत जल में नाव की चाल निकालते हैं तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। और मैंने आपको बताया यदि धारा की चाल निकालनी हो तो अनुकूल चाल में से हम प्रतिकूल चाल को घटाएंगे और आधा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा? धारा की चाल। अगर यहाँ पर पूछता कि शांत जल में नाव की चाल बताओ, तो हम क्या कर देते? इन दोनों को जोड़ देते, यानी कि 8 + 6 और बटे 2, 14/2, 7 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आता। और यहाँ पर हमें निकालना धारा की चाल 8 में से 6/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी? वो धारा की चाल, क्योंकि वो धारा की चाल ही पूछ। बात समझ में आ गई ना? तो ये रहे आज के सवाल, ठीक है। आज की फर्स्ट क्लास रही धारा और नाव की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इससे आगे के जो सवालों को जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, चीज़ें कोई लगे कि समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन XYZ, तो वो कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।